हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एवरीडे एसेंस। लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, लाइक नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट, लाइक फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं पहले भी, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी, क्योंकि अभी जो डिटेल्स मुझे देनी है वो शॉर्ट पूरा कवर नहीं कर सकता, तो आई थॉट कि ठीक है चलो लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। तो जो ये वीडियो है ये अबाउट ए केदारनाथ ट्रिप। तो एक्चुअली मैं 2 बार केदारनाथ होकर आई हूँ, और तो मेरे पास एक थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सोचा कि जो मेरे टिप्स हैं जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मे भी किसी के लिए हेल्पफुल हो थोड़ा बहुत भी, तो लाइक आई विल बी हैप्पी अगर वो थोड़ा बहुत किसी के लिए भी यूज़फुल होगा तो। और अगर मैं बात करूँ मेरे केदारनाथ ट्रिप के बारे में, तो जो 2 बार मैं गई थी वो दोनों बार मैं पीक सीज़न में ही गई थी। बट मैंने जितना पढ़ा है और इधर उधर से जितना सुना है देखा है, आफ्टर माई लिटिल बिट रिसर्च, तो मेरे को अक्टूबर और सितंबर में भी क्या कंडीशंस होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो आई थॉट कि ठीक है मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर मैं बात करूँ कि केदार, हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन वन थिंग कि मैं ब्लॉग बनाने की वजह से सिटिंग वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं केदारनाथ गई थी तब मैंने बिल्कुल भी लाइक वीडियोस बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मेरे पास थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं ऐड कर दूँगी वीडियो, मीन वाइल वीडियो में बीच बीच में, बट मेरे पास वो नहीं, लाइक एज अ प्रॉपर कुछ व्लॉग जैसा क्लिप नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमसे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, करेक्ट। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हम प्लान कर रहे हैं केदारनाथ ट्रिप तो कब प्लान करें, लाइक व्हेन वी शुड गो, कब जाएँ कब नहीं जाएँ सबके मन में रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कब जाना चाहिए कब नहीं चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। और अब थोड़ा-सा ये डिपेंड आपके प्रेफ़रेंसेस पे भी करता है कि आपको वहाँ का कैसा वेदर देखना है। तो जो केदारनाथ के कपाट हैं वो 6 महीने के लिए खुलते हैं, अप्रैल से लेके नवंबर के बीच में, और अप्रैल लास्ट में खुलता है हमेशा। ये तो कई बार मई फर्स्ट वीक में खुलता है। जैसे कि जब मैं 22 में गई थी तो मई फर्स्ट वीक में खुला था, बट इस बार अप्रैल लास्ट वीक में खुला। तो अगर हम बात करते हैं कि कब तक खुलता है, तो वो नवंबर तक खुलता है। और इसमें कब हमें प्लान करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको थोड़ी बारिश देखनी है और आपको थोड़ा सा हल्का सा एकदम एक्सट्रीम वेदर नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल वेदर चाहिए, और आपको वो एकदम मतलब जब शुरू हो रहा है तब जाना चाहिए, तभी आप जाना चाहते हैं, तो आप अपना जो ट्रिप है वो मई और जून में प्लान करिए। मतलब जो अप्रैल में खुलता है या मई में खुलता है तब से लेके जून तक प्लान करिए। और जून में आपको हल्की हल्की बारिश और वो सब मिलेगी देखने के लिए, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम करता है, बट नॉट दैट, बल्कि बहुत सुंदर दिखता है जो वहाँ का पूरा क्या बोलना चाहिए, जो ग्रीनरी है, पहाड़ हैं हरे भरे, बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अप्रैल और मई की। और अब जून में भी जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला जून, इट्स लाइक जून तक बहुत अच्छा वेदर है जाने के लिए। फिर जुलाई और अगस्त में एडवाइसेबल नहीं है वहाँ पर जाना, लाइक फ्रॉम माई साइड आई नॉट सजेस्ट इट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, तो जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप सपोज़ अगर आप पहुँच भी रहे हैं और अगर वहाँ पे बीच में कोई रास्ता बंद है तो आपको वहाँ रुकना पड़ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं कि आपके दर्शन वहाँ पर अगले दिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कब तक आपको वहाँ रुकना है, यू कैन नॉट से इट। तो बेटर है कि आप जुलाई और अगस्त में प्लान ही मत बनाइए। फिर आप सितंबर और अक्टूबर में जा सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ देखनी है, वो केदारनाथ बाबा के जो पूरा जो मंदिर है उसके चारों तरफ अगर आपको बर्फ़ देखनी है, सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ देखने हैं, तो आप अक्टूबर में जाइए। अक्टूबर लाइक बेस्ट सीज़न है जिनको बर्फ़ देखनी है उनके लिए। और बजट वाइज भी देखा जाए तो बेटर होता है पीक सीज़न से। जो पीक सीज़न, अगर मैं पीक सीज़न बोलूँ तो आप समझिएगा कि मैं मई और जून की बात कर रही हूँ। मई और जून में सब कुछ वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, और वही चीज़ अब लाइक थोड़ा सा बजट में होता है अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो। वैसे नवंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वहाँ के कपाट बंद होते हैं, लेकिन नवंबर में ठंड बहुत बढ़ जाती है। अगर आप, इट्स अप टू यू, अगर आपको वो वेदर में जाना है, वो वेदर देखना है तो आप ज़रूर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं जम रही तो वो अक्टूबर सितंबर में जा सकते हैं। अब मंथ का हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंडीशंस होते हैं, आप अपना मंथ चूज़ कर लिया, आपको किस मंथ में जाना है। फिर अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कैसे पहुँचें। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं आती हैं। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हैं या पिट्ठू से जाना चाहते हैं या घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं, एक्चुअली मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप घोड़े या खच्चर या किसी जानवर का प्लीज़ उपयोग मत कीजिए जाने के लिए। एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि आपको ज़रूरत ना पड़े, आप अपने पैरों से जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ठीक है अभी, क्योंकि हर किसी की कंडीशन सिचुएशंस अलग होती है, बट हमको अपनी साइड से ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जाना चाहते हैं तो आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको फाटा जाना पड़ेगा। तो अब इन यहाँ पहुँचना कैसे है, अब इसकी बात करते हैं कि अब हमें जाना कैसे है। मंथ तो हो गया कि आपको कब जाना है।
और कब नहीं जाना है। और हाँ, एक और बात कि जो भी बातें मैं बोल रही हूँ इसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, कुछ सब कर सकते हैं। और होटल इवन मतलब इन शॉर्ट जो सारी डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन पे भी इधर उधर कहीं ना कहीं डाल दूँगी, लिख दूँगी। तो मतलब सुनने के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब पहुँचना कैसे है कि अगर आप ट्राई कर, आपको हरिद्वार आना है सबसे पहले तो कहीं से भी है, कहीं भी आप ट्राई करिए कि आप हरिद्वार पहुँचे, ठीक है। तो हरिद्वार तो हम दिल्ली से हरिद्वार गए थे। तो हम कैसे गए थे कि हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप कैब, प्राइवेट कैब से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। हम ट्रेन से गए थे और ट्रेन भी वहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन जो है वहाँ से निज़ामुद्दीन से जाती है, या तो फिर पुरानी दिल्ली जंक्शन जो है ना, ओल्ड दिल्ली जंक्शन, वहाँ से भी जाती है। तो ओल्ड दिल्ली जंक्शन से जनरली लोकल चलती है, लाइक जो जनरल डिब्बों की जो ट्रेन होती है ना वो चलती है, जिसकी टिकट आप यूटीएस एक जो ऐप होता है ना वहाँ से बुक कर सकते हैं, या आप विंडो टिकट भी ले सकते हैं। और जो बाकी ट्रेन की टिकट है आप या तो विंडो पर जाकर ले लें, या तो आप IRCTC की ऐप से ऑनलाइन बुक कर लीजिए, ठीक है। और बस भी जाती है जो कि कश्मीरी गेट से और दूसरे भी स्टॉप से आपको बस भी मिल जाएगी जाने के लिए दिल्ली। तो अब आप बस ट्रेन कैसे भी करके लगभग 4 से 6 घंटे का ट्रैवल होता है और आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार। अब हरिद्वार में डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है, लाइक आप स्टे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप हरिद्वार में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्टेशन के पास ही बहुत सारे आश्रम और होटल मिल जाते हैं, जिनका बजट अगर पीक सीज़न है तो मान के चलिए कि आपको 800 से लेके 1000-1200 में आपको मिल जाएगा। और आश्रम और सस्ता होता है, आश्रम 300 से 500-600 में मिल जाता है। जो आश्रम बोल लो, या तो क्या बोलते हैं वो जो होते हैं ना, मतलब आश्रम जैसे जो धर्मशाला होते हैं वो, हाँ सॉरी मैं धर्मशाला भूल गई थी शब्द। तो धर्मशाला आपको मिल सकता है। और जो होटल होते हैं वो जैसे मैंने आपको बता दिया 800 से 1200 में मिल सकते हैं। अगर नॉर्मल सीज़न है तो 800 में मिल जाएगा, पीक सीज़न है तो 1000-1200 में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है होटल बुक करने का, जैसे कि मेरे पास 2 बार मौके लगे थे मुझे जाने के, तो 2 बार मैंने अलग अलग चीज़ें की थी। जैसे जो मैं फ़र्स्ट टाइम में की थी तो फर्स्ट टाइम में सिर्फ 3-4 घंटे का फ़र्क था, तो हम स्टेशन पर ही 3-4 घंटे के लिए रुक गए थे। स्टेशन पर ही हरिद्वार स्टेशन पर 3-4 घंटे रुकने के बाद हम हर की पौड़ी चले गए थे, जो कि स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है। और वहाँ पर शेयर वाले जो ई-रिक्शाज होते हैं वो चलते हैं, जो कि पर पर्सन 20 या 25 रुपये वहाँ पर किराया होता है, और लेते हैं और आपको छोड़ देंगे। हर की पौड़ी का नज़ारा आधी रात मतलब बिल्कुल सुबह सुबह बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर जाइए, गंगा स्नान करिए। अगर आपने अपना होटल बुक किया है तो होटल में आके ड्रेस चेंज कर लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं तो वहाँ पर कपड़े चेंज करने की सुविधा है, आप वहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हैं। जैसे जब हमने होटल नहीं बुक किया था फर्स्ट बार वाले में, तो हम वहीं पर जाके कपड़े चेंज किए थे, और सेकेंड टाइम वाले में तो हमने होटल में आके चेंज किया था। और उसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बसेस जाती हैं, ठीक है। तो वो बस आपको हरिद्वार बस स्टैंड से मिल जाएगी। और बस भी जैसे आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप एडवांस में ही ऑनलाइन बस बुक कर लीजिए। ऑनलाइन बस रेड बस से, गोवा बीबो से, ये तो JMNV के वेबसाइट से आपको बस मिल जाएगी। और बस 800 से लेके लगभग 1000-1200 प्राइस होता है। ऑनलाइन आपको 1000 में मिल जाएगा। 1200 कई बार आप नहीं बुक करते, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वो ड्राइवर आपको वही प्राइस कोट करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बुक करेंगे एडवांस में तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप बुक कर ले एडवांस में ही। और जो 800 है वो अक्टूबर और नवंबर सितंबर का फेयर है, और जो 1000-1200 है वो पीक सीज़न का फेयर है, ठीक है। तो जो हरिद्वार से बस भी जाती है और प्राइवेट कैब्स भी जाती है। जो कैब है वो 10,000 से 15,000 के बीच में पैसे लेते हैं सोनप्रयाग जाने का। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे जाना है। और जो बसेस होती हैं वो नॉन AC बस होती हैं, हैचबैक वाली। तो आपको एक्चुअली में वहाँ पर आपको वो कंफर्ट हाउस की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जाते हुए नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आपको लगेगा भी नहीं कि अरे आरामदायक बस चाहिए आपको, वही बस आपको आरामदायक लगेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जाते हुए आपको कुछ खाने वाने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो जाते हुए रास्ते में बस 2 बार 3 बार रुकते हुए जाती है, तो आपको वहाँ पे डिनर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स सब चीज़ों के लिए बस रुकती है, आपको वहाँ पे खाने को मिल जाएगा। आपको जगह जगह नींबू शरबत और वो जो पहाड़ी खीरे होते हैं ना बड़े बड़े, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो बस आप खाते पीते हुए शाम नहीं बोलूँगी मैं, एक्चुअली रात हो जाता है, 6-7 बज जाता है। 6-7 बजे तक आप बिल्कुल ही पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। और मैंने आपको जैसे पहले ही मेंशन किया था कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो फाटा में ही उतर जाइएगा, आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका होटल कहाँ है। अगर आपका होटल सीतापुर में है, लाइक सीतापुर आता है उसके बाद सोनप्रयाग आता है, अगर आपका होटल सीतापुर में है, कहीं और भी आपने, जैसे कई लोग श्रीनगर में, कई लोग रामनगर,
सॉरी रामपुर में, रामनगर नहीं है, रामपुर में, ये सब जगह अपने होटल्स बुक किए होते हैं। तो अगर आपके होटल्स इन सारे जगहों पर आपने बुक की है तो आप जो है कि वहीं पर उतर जाइए। लेकिन ये एकदम एडवाइस कर रही हूँ मैं आपको, लाइक दिस इज़ मस्ट थिंग कि प्लीज़ आप अपना होटल सोनप्रयाग में ही लीजिए। और अगर सोनप्रयाग में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, सीतापुर में भी ले सकते हैं, चलेगा। ये कैसे कि आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, लाइक 2 किलोमीटर का, जो कि ट्रैकिंग नहीं है, वॉक है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप इन्हीं जगहों पर लें। बहुत पहले ले लेने से, लाइक रामपुर, श्रीनगर, ये सब ले लेने से आपको ही अगले दिन प्रॉब्लम होगा जब आप केदारनाथ के लिए निकलेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप पहले ही इन पास में ही लीजिए अपना होटल। और जो होटल है, सपोज़ आप पहुंच गए शाम को 6-7 बजे तक आप पहुंच गए, अब आपको होटल चाहिए तो होटल भी आप ट्राई करिए कि आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, कहीं से भी, booking.com, GoIbibo, रेडबस, मेक माई ट्रिप, जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप होटल बुक कर लीजिए। तो जो होटल का प्राइस है वो डिपेंड करता है कि होटल कैसा है उसके ऊपर। अगर आप डॉर्मेट्री में रुके हैं जिसके लिए शेयरिंग वाले वॉशरूम्स होते हैं और एक ऐसा हॉल होता है उसमें सारे बेड्स होते हैं, वो भी मिल जाएगा, या तो डॉर्मेट्री मिल जाएगी जिसमें शेयरिंग वाला वॉशरूम होता है। तो वो सब का प्राइस थोड़ा सा वेरी करता है, वो 300 से 500 के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, उतने में मिल जाता है। और अगर आपने होटल लिया है, अगर आपका होटल थोड़ा अच्छा है तो आपको 5-6 हज़ार रुपये पर नाइट, या उससे भी ज़्यादा महंगा मिल सकता है। तो एवरेज वाला अगर आपको लेना है तो आप 3-4 हज़ार मान के चलिए पीक सीज़न में। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर सितंबर में इसके प्राइसेस थोड़ी कम हो जाते हैं, पर पीक सीज़न में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि जो 500 का मिल रहा है अभी, वो बाद में 300 का मिलेगा। जो अभी होटल 3,000 का है अभी होटल, वो उस वक्त पे शायद 1500, 2000 में मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं, उसके ऊपर होटल का प्राइस डिपेंड करता है कि पीक सीज़न में थोड़ा महंगा होता है। और अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो आप एडवांस में ही बुकिंग करके जाइए। भले आप अगर वो नॉर्मल सीज़न लाइक अक्टूबर नवंबर में जा रहे हैं तो अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं करेंगे तो भी आपको होटल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन पीक सीज़न में बिना एडवांस बुकिंग के होटल मिलना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन होटल बुक कर लिए हैं तो होटल बुक करने के बाद आप छोड़ मत दीजिएगा, आप उनको कॉल करिएगा होटल वाले को और आप बोलिएगा कि आपका आना कन्फर्म है। और आप अगर आपका आना कन्फर्म है बोलेंगे तो आपको एडवांस पेमेंट करवाएंगे, और आप एडवांस पेमेंट कर दीजिएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका ट्रिप कंफर्म है तो पेमेंट कर ही दीजिएगा, क्योंकि नहीं करेंगे आप पेमेंट, एडवांस पेमेंट, तो वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं और वो किसी और को दे देते हैं। क्योंकि वो हमारे साथ भी वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा। तो बस अपनी लर्निंग्स में मैं आपको बता रही हूँ कि आप पेमेंट कर दीजिएगा एडवांस पेमेंट, तभी आपकी बुकिंग वो लोग कंफर्म मानते हैं, अगर आपके एडवांस पेमेंट है तो सीतापुर, सोनप्रयाग और कई लोग गौरीकुंड में भी होटल लेते हैं। तो ये सब की होटल आपको ऑनलाइन बुकिंग करके या ऑन द स्पॉट जाके मिल जाएगी। तो ऑन द स्पॉट आप ये समझ लीजिए कि आप सितंबर अक्टूबर वाले अपने लिए चॉइस रख सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलूँगी कि हर जगह का एडवांस बुकिंग करना ही बेटर ऑप्शन है। और पीक सीज़न वाले तो प्लीज़ एडवांस बुकिंग करके ही जाओ। ठीक है, और जो होटल में जो खाने वाने का कुछ टेंशन नहीं लेना है, वो सारा खाना वाना सब होटल में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह खाने की सुविधा है। ठीक है, तो और खाना अच्छा डिसेंट खाना मिल जाता है, लाइक सिंपल खाना जैसा हम घर में खाते हैं ना, एक्चुअली में वैसा ही खाना मिलता है, बहुत तेल मसाला नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ट्रैक करने जाएंगे तो अपने लगेज कहाँ रखें, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हर होटल में क्लॉक रूम या लगेज रूम बोलो वो होता है। क्योंकि होता क्या है कि आपको ना जनरली होटल की 2 दिन की ज़रूरत पड़ती है जो बस से जा रहे हैं उनको। क्योंकि देखो होता कैसे है कि आप आज शाम को पहुँचे हैं 7 बजे, आप सुबह 3 बजे ट्रैकिंग शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक्चुअली इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होती है कि वो तुरंत ही ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रात भर चलते रहता है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ आना जाना सब रात भर चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहुँचे हैं रात में तो आप चलना ट्रैक करना नहीं शुरू कर सकते, नहीं, आप शुरू कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि अगर आप अगले दिन ट्रैक शुरू करें तो ज़्यादा बेटर है, ना कि उसी दिन। तो आप होटल में आराम कीजिए और आप ट्रैक के लिए निकलिए। तो आप ट्रैक के लिए निकलेंगे तो आपको लगेज रखने के लिए तो चाहिए ना, क्योंकि होता क्या है कि आप जब अगले दिन वापस आते हैं तो फिर से आपको आराम करना पड़ता है, और फिर आप अगले दिन कहीं के लिए भी निकलिए। अगर आपका कोई आगे का प्लान तो वहाँ के लिए निकलिए, आपके घर जाना है तो वहाँ के लिए भी निकलिए, क्योंकि जो बसेस वसेस सारा रहती है ना वो अगले दिन सुबह की होती हैं। तो इसलिए जनरली सबको होटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप अपना लगेज वहाँ जिस होटल में है वहीं पे ही रख दीजिए लगेज रूम में, और अगले दिन भी वहीं पर आके स्टे करिए। तो जब आप होटल की बुकिंग करेंगे भी तो आप 2 दिन के लिए करेंगे। जैसे आपको भी एग्जांपल दे रही हूँ, हुआ क्या कि सपोज़ आप 1 तारीख को पहुँचे, ठीक है, आप 1 तारीख को सोनप्रयाग पहुँच गए, तो 1 को आप रुक गए होटल में, अब 2 को मतलब सुबह के 3 बजे, ठीक है, आप निकले ट्रैक करने के लिए, तो आपको 2 तारीख को ऊपर पहुँचने में हो जाएगा लगभग, मैं क्या बोलूँ, मतलब सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ट्रैकिंग करने की। तो कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 9 बजे अपने टाइम से ऊपर पहुंचता है। तो जिस दिन आप पहुंचते हैं आप उसी दिन वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप दर्शन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर अगले दिन वापस आते हैं। तो अगले दिन फिर से आप शाम को वापस आएंगे, मतलब
कि 2 को आप शाम को पहुँचे तो आप 3 तारीख को शाम को वापस आएंगे, तो आपको 3 से 4 के लिए फिर होटल चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 1 से 2 के लिए होटल बुक करना है, ठीक है। फिर 2 से 3 के लिए आपको होटल बुक नहीं करना है, फिर 3 से 4 के लिए आपको होटल बुक करना है। तो आपको ये डेट समझ आ गया होगा कि आपको कैसे होटल बुक करना है, ठीक है। अब होटल बुक करने के, आपने होटल इतने डेट के लिए बुक कर लिया, अब वहाँ पे लगेज रख दिए। जब आप जा रहे हैं ट्रैकिंग करने, कई कई जगह पे फ्री होता है, कई जगह पे 100 रुपये या 200 रुपये वो लोग लेते हैं, पर मोस्टली फ्री होता है, पैसे नहीं लेते वो लोग। पर कहीं कहीं रेयरली होता है कि पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बात हुई कि आपको अब ट्रैकिंग शुरू करनी है। आप पहुँच गए, आपने होटल ले लिया, आप होटल भी बुक कर लिया, फिर रुक गए, ठीक है। अब आपको अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो ट्रैकिंग शुरू करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप निकलिए सुबह सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, उससे ज़्यादा लेट मत करिए। क्योंकि अगर आप अक्टूबर सितंबर वाले हैं तो आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। आपके पास में थोड़ा सा बेनिफिट है कि भीड़ कम होती है, भीड़ कम होने से हर जगह लाइन कम लगती है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जल्दी होते जाता है। पर पीक सीज़न वाले जितना लेट करेंगे तो आप लेट ही होते जाएंगे, क्योंकि हर जगह लाइन लंबी होती है। तो अगर आप जल्दी निकलेंगे तो आपको शटल के लिए जल्दी मिलेगा, मतलब आपकी बारी जल्दी आएगी शटल के लिए। अब जैसे आपका होटल सीतापुर में है तो आपको पूरा सोनप्रयाग तक चल के, जो कि हमने भी वही किया था। हमारा होटल एक्चुअली फर्स्ट टाइम में तो सोनप्रयाग में था, सेकंड टाइम में सीतापुर में था। तो हम सीतापुर टू सोनप्रयाग वॉक करके सुबह सुबह हम चले गए थे, ठीक है। और जब हम जा रहे हैं तो एक और एडवाइस है कि आपको रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको लाठी की ज़रूरत पड़ेगी। लाठी तो आप ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है, पर आप ट्राई करिएगा कि लाठी, रेनकोट आप सब कुछ नीचे लें, क्योंकि नीचे शायद जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है वो ऊपर आपको 200 की मिल सकती है। तो नीचे सब कुछ थोड़ा सस्ता है, ऊपर सब कुछ बहुत महंगा है। और ट्रैकिंग करने के लिए आप अपने बैग में ज़्यादा कुछ मत ले जाइए। ट्राई कीजिए कि आप कुछ भी ज़्यादा वजन वाली चीज़ कैरी ना करें, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, अगर भीग गया या कुछ हो गया तो बस वो हो। और कुछ मेडिसिन रखिए, जो नेसेसरी मेडिसिन होती है, और बस एक बॉटल पानी का, एक बॉटल रखिए पानी का। आप जगह जगह पानी भर भी सकते हैं अगर आपको वो भी नहीं रखना है, लेकिन एक बॉटल होना जरूरी, क्योंकि जगह जगह आप पानी खरीद भी सकते हैं। जितना ऊपर जाते जाएंगे पानी उतनी महंगी होती जाती है। नीचे 20 रुपये की बॉटल तो कहीं 30, कहीं 40, और वो 60 रुपये तक चली जाती है पानी की बॉटल। और थोड़े से हल्के फुल्के स्नैक्स, और रास्ते भर खाने की कोई कमी नहीं है। कहीं थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, पर आपको बिस्किट से लेके नमकीन से लेके सब कुछ मिलेगा ऊपर खाने का, तो कुछ कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा लगेज कैरी करके। तो ये मेरा सेकंड टिप है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी ना करें, ठीक है। और पहला टिप ये था कि एडवांस बुकिंग करें, ठीक है। तो ये 2 टिप के बाद, और हाँ, एक और टिप बताया मैंने कि हाँ, सब कुछ नीचे से ही खरीद लें, रेनकोट और लाठी वगैरह जो भी है आप नीचे ही खरीद लें, क्योंकि नीचे सस्ता मिलता है, ऊपर थोड़ा महंगा मिलता है। और अगर आप, एक चीज़ और मैं जस्ट मेंशन करना भूल गई कि जो आपके जैकेट और ये सब तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। तो आप अपने साथ अपने घर से ही लेकर, वहाँ भी सब कुछ मिलता है, बट शायद आपको उतना अच्छा क्वालिटी या वो सारा कुछ ना मिले जो आप अपने ऑलरेडी लेकर आएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया कि बात कि आपको सोनप्रयाग में क्या क्या करना है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई थिंक मुझे इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आना पड़ेगा, या मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ तो ठीक है, वरना जिसमें 2 दिन के गैप में मैं 2 वीडियो डाल दूँगी। तो देखते हैं कैसा जाता है। एक्चुअली वीडियो लंबा ही हो गया है, तो शायद मैं इसको यहीं एंड करूँगी, और मैं आगे का कैसे हो आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।